हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाउ एक्साइटिंग इट इज़। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत रहस्यमय, मिस्टीरियस है। मुझे कई बच्चों ने बताया कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है। मिस्ट्री, मैं आपको पहले बताया था, जब आप सर्टेनिटी की बात करते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर कहते हैं सर ऐसा बताइए कि मैं समझ जाऊं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ऐसा बताइए कि मैं समझ जाऊं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर मारता है, ऐसा बताइए कि मैं मतलब बचपन से मैं सोचता था, मुझसे कई बच्चे पूछते भी थे, है ना, मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स भी, कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर मारता है। तो यहाँ जाए क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ये सब कुछ जो है बच्चों अनसर्टेन होता है। अगर हम इसको सर्टेन कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत ही शानदार सी बात प्रीवियस क्लास में कही थी, तीखा लगना मिर्च का चरित्र है, उसका प्रकृति है। अगर कोई कहे कि मिर्च है बट तीखा नहीं है तो कैसा मिर्च है फिर वो? गुड़ है लेकिन मीठा नहीं है तो कैसा गुड़ है वो फिर? नहीं। उसी तरह से ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्वांटम इक्वेशन है, अनसर्टेनिटी इसका चरित्र है। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक बहुत ही शानदार बात बताई थी कि आतंकवादियों को हमारे आर्मी के जवान बड़े मुस्तैदी के साथ में, देश प्रेम के साथ में ढूंढते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और तो ढूंढते हैं तो आतंकवादी के पाए जाने की संभावना कई जगह होती है, लेकिन एक जगह पर जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ सबसे पहले अटैक करते हैं वो, है ना। अगर वहाँ आतंकवादी मिल गया तो आतंकवादी वहीं पर था, नहीं मिला तो मतलब वहाँ पर नहीं था। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग है क्योंकि ये क्वांटम इक्वेशन है। आतंकवादी क्लासिकल बिहेवियर फॉलो करता है, आतंकवादी का मास बहुत बड़ा है, बट ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, आप जानते हैं ये सब बहुत छोटे हैं। तो इसमें एक ऐसी बात है जो हमारे दिमाग को उलझा देती है, हमारे दिमाग को कौतूहल पैदा करती है, एक्साइटेड करती है, अरे ये क्या है। यस, वो कौन सी बात है बच्चों? वो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन हमको जहाँ मिला वहाँ क्यों मिला, पहले ये समझिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं मतलब उसके जो वेव्स हैं, जो उसका वेव बिहेवियर है, उसको सुपर इम्पोज करके, उनको एक जगह सुपर इम्पोज करके पार्टिकल बिहेवियर को हम लोकेट कर ले रहे हैं, राइट। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर लिए, सेम टाइम पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी दूसरे जगह भी है। वाओ, व्हाट इज दिस, क्या है ये, पता नहीं, बट आप इसको सोचते रहिए, मजे लेते रहिए। और अभी तक ये जो बातें बता रहा हूँ, जब आप 3-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद इसको पढ़ेंगे कहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसी कोई चर्चा होगी, अपने दोस्त को बताएंगे या कहीं पर लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को शेयर करेंगे, लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे, अरे आपको इतना कुछ आइडिया है, दैट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बाय द वे बच्चों, तो मैं आज आपको इस रहस्यमय चीज़ के ऊपर से कुछ पर्दे हटाऊंगा, आपको मैं इतना कैपेबल कर दूंगा कि यू विल अंडरस्टैंड कि वो गॉट इट, ये मतलब था। अच्छा, एस ऑर्बिटल ऐसा क्यों है, पी ऐसा क्यों है, डी ऐसा क्यों है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके क्या आया है, यू विल डू अंडरस्टैंड इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से। बट इसके लिए आप उस जगह बैठ के बहुत एक्साइटेड बने रहिए, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बताया था मैंने बच्चों आपको बताया था कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या चीज़ होता है। मैंने बताया था वेव फंक्शन क्या होता है, वो याद है ना आपको, साई। मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। अभी इसको हमें और भी डिस्कस करना है। ओके बच्चों, चलिए, जितनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसके बेस पर हम कुछ सवाल ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम बच्चों। Which one of the following expression represent the electron probability function? Electron probability function, इसका आपको आंसर करना है सी। बट जिनका गलत भी है तो हम सभी लोग सीखते हैं कि ऐसा क्या है। लेट्स सी, मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों।
देखिए ये बच्चों अगर हमारा न्यूक्लियस है, ओके, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है ना। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब ये यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगी वो कम से कम इतनी दूर होगी। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है न्यूक्लियर साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻⁻15 मीटर आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कंपेरेबल टू लाइट हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। लाइट के कंपेरेबल, लाइट से ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। केमिकली रदरफोर्ड साहब ने तो प्रूव ही किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बट वी कैन प्रूव, मैं फिर से रिपीट मारता हूँ इसको, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, मान लो मैं कहूँ कि आप जो है अपने घर में ही हो, तो आपके पाए जाने की संभावना अपने घर में ही कहीं होगी भाई ना, तो उसी में डेल्टा एक्स आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा, यस नो। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो उसके डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी। ये न्यूक्लियस का रेडियस है, 2 इंटू कर लो, ये न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया, ओके। तो उसकी अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी निकालोगे वो लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, जो कि फिजिकली संभव नहीं है। इसलिए ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। मेरी इन सारी बातों को बड़ी ही तल्लीनता सुनना है, नोट कर लेना है, और फिर अपने से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाल के प्रूफ करना। आपको पता है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स की वैल्यू रख करके आप इसको डराइव कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो होता नहीं है। अगर ये बच्चों न्यूक्लियस है, मैं इस सवाल की बात करता हूँ और इसमें कुछ शानदार बात सिखाता हूँ आपको, बहुत ही फ्रेश मूड होके मज़ेदार तरीके से सीखिए आप लोग, ओके बच्चों। सो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से r दूरी पर या कहीं पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रॉन के, मान लो जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको सॉल्व करने से बच्चों 2 वैल्यू आती है, एक साई की, साई मतलब वेव फंक्शन, कोई भी इक्वेशन जैसे मैं कहूँ कि 2x² + 4 + 5 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, नहीं, जो वेरिएबल होता है वो सॉल्व करने पर निकल के आता है। तो वैसे ही बच्चों अगर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें साई निकल के आता है और उस साई के लिए एनर्जी निकल के आता है, टोटल एनर्जी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से ये वैल्यू निकल के आती है। मैं अभी इसको धीरे धीरे डिटेल कर चला जाऊंगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मालूम चल जाएगा कि न्यूक्लियस से इतने दूरी पर साई की वैल्यू क्या है, मालूम चल जाएगा। और साई का फिजिकली कोई मतलब नहीं है। इस बात को मैं आज फिर आपको 1-2 बार रिपीट मारूंगा, समझाऊंगा। मैं आपको GIF दिखा के, वीडियो दिखा के समझाऊंगा। तो साई का फिजिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन साई के अंदर जो क्वांटिटी हैं उनको हम दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो बच्चों यहाँ, और इस साई की वैल्यू वेरी करता रहता है, R बदलने से वेरी करेगा, ठीक है। कैसे कैसे वेरी करें हम चर्चा करेंगे आपसे। तो साई की वैल्यू R के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मान लो इस R इज इक्वल टू R पर, मान लो इस R इज इक्वल टू R पर साई की पर्टिकुलर वैल्यू है साई R, ओके बच्चों। और इसका फिजिकल कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको मॉड साई जो निकला है स्क्वायर कर दूं, मॉड साई स्क्वायर, तो ये बच्चों जानते क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था, क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है। और आप जानते हैं कि साई जो है R के साथ वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो साई है वो साई आगे नहीं होगा, वो साई आगे नहीं होगा, यस नो बच्चों। तो बच्चों अगर हम, बहुत ध्यान से सीखना आप लोग, बहुत ध्यान सीखना, अगर हम बच्चों, अगर हम R दूरी पर एक स्फीयर बनाएं ऐसे, तो हर जगह साई क्या होगा, सेम होगा। और हम एक बहुत ही छोटी थिकनेस लें dr की,
कितनी बच्चों, dr की। वो थिकनेस इतनी छोटी है कि मान लीजिए उसमें साई की वैल्यू क्या है, नहीं बदली या ना के बराबर बदली। ओके, साई r के साथ वेरी कर रहा है, हमने r दूरी पर साई की वैल्यू साई निकाल लिया। कहाँ से निकाला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। आपको ये जरूर जानना है कि सॉल्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है, बस ये जानना है सॉल्व के निकाल लिया, राइट। और हमको मालूम है कि मॉड साइज का क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इस छोटी यहाँ पे साई फिक्स है और उससे छोटे से इंटरवल में कितना बच्चों, dr कितना है, dr, इट्स ए वेरी स्मॉल इंटरवल। अगर ज़्यादा बड़ा होगा साई वेरी कर जाएगा। तो उस थिकनेस में अगर हम एक स्फेयर इसको ऐसे घेर दें, उसी, ये बच्चों सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फेयर है। मतलब ऐसे सोचो कोई फुटबॉल है और फुटबॉल की जो थिकनेस होती है जिससे बना है, और जिस ग्लैडर से बना हुआ है, ब्लैडर से बना हुआ है फुटबॉल, उसकी थिकनेस को dr बोल रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। तो बच्चों ये जो थिकनेस है ना, ये इट्स dr एंड दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल, इट इज कॉल्ड। बहुत गौर से सीखना, तुमको मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फादर बना दूंगा, हीरो, फादर ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चमचमा जाओगे, वो ध्यान सीखना इसको। तो ये स्फेरिकल सेल है बच्चों, बस कंसंट्रेशन मुझे पूरा चाहिए, ये है। और इसमें मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेम है। अब जब स्फेयर होता है बच्चों ना, उसका सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो ये बच्चों सरफेस एरिया इतना है और थिकनेस कितना, dr, तो dv वो वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये dv क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, मतलब ये चेंज कर जाएगा, ये वॉल्यूम अगर ये बच्चों चेंज कर जाएगा तो फिर उसमें फिर साई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और साई चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यस नो। चलिए, तो हमको निकालना क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आपको देखने के लिए थोड़ा मैं डार्क कलर यूज कर लेता हूँ बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इसमें कितना होगा, इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। फिर से बोलूँगा मैं कि ये साई की वैल्यू रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको पूरे वॉल्यूम से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि चेंज हो रहा है। देयरफॉर वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल थिकनेस स्फेरिकल शेल, very small thickness, infinitesimally small thickness spherical shell in which the value of psi can be assumed to be constant. ओके, उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, इसमें वेरी करेगा बट ना के बराबर। सो ये साई कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम हो गया तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, एंड दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू dp मतलब प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। बताऊं, ये सब NCERT में दिया, लिखा हुआ है, एक लाइन में लिख दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो इट्स ऑल इन आर सिलेबस। और मेडिकल के बच्चे सोचते हैं हमारा काम का नहीं है, कई बार से बोल देते हैं। NCERT की एक चीज़ मेडिकल में पूछी आती है तो बस यूज कर लेते हैं, यू जस्ट फोकस, आपको पूरा समझ जाएगा, ठीक है। तो मॉड साई स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कितना बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर dr। ये क्या है, dp, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें, ठीक है। आप सभी लोग इसको नोट कर रहे हैं बच्चों ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है इस स्फेरिकल शेल में, इस स्फेरिकल शेल में जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है। ओके, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट भी कर लेना है क्योंकि आगे बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, मैं जब स्कूल में था तो मेरा एक जूनियर था, एक क्लास, लक्ष्मण नाम था उसका, थोड़ा मजाकिया टाइप का था। तो एक दिन एक लड़का था, अभी न्यूयॉर्क में डॉक्टर है, मेरा क्लासमेट का, वो भी जूनियर था, एक साथ दोस्त थे हम लोग। तो वो उसका कुछ खो गया था, वो बहुत परेशान था, ढूंढ रहा था। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो वो सबसे पूछ रहा था, तुमने देखा है क्या, उसका मान लो कोई किताब खो गया हो, राइट, उसको पढ़ना था। ही वॉज वेरी सिंसियर। तो करा लक्ष्मण सबसे पूछ रहा था, लक्ष्मण तुमने देखा मेरी किताब कहाँ खो गई है। लक्ष्मण कहा मैं जानता हूँ कहाँ पर है,
कह रहा अरे बता दो कहाँ पर है, बहुत दिन से परेशान है। कह मैं जानता हूँ, क्या बता दो, कहीं इस धरती पर ही है। वो गुस्सा आ गया, वो लड़ाई होगी उन दोनों में। कह मैं इतना परेशान हूँ, इरिटेट हुआ तुमको, धरती पर ही है। तो लक्ष्मण ने झूठ बोला था क्या? नहीं, किताब तो कहीं न कहीं धरती पर ही होगा। बोले यस नो। अब वो मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड को जोड़ दिया जाए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। किताब के पाए जाने की संभावना कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर कुछ होगी, लेकिन किताब धरती पर कुल मिला के 1 होगा ना। प्रोबेबिलिटी मतलब कितना? टोटल मतलब 1 या 100% प्रोबेबिलिटी धरती पर कहीं न कहीं होगी। तो बच्चों मैं बोलना ही चाहता हूँ कि जो डीपी प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर हम लोग सम कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, मैं इसको मिटा देता हूँ, बहुत ही सुंदर था, मिटाने का मन नहीं कर रहा था, बट आप लोग अब समझ चुके हैं। डीपी प्रोबेबिलिटी मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरे ब्रह्मांड में, ये आर की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, बहुत गौर समझना है आप, आर की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, मतलब न्यूक्लियस से लेके पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, तो ये मॉड साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यस, ये हो जाएगा 100%। तो इसका जो वैल्यू है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 0 टू इनफाइनाइट मॉड साइज स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, और ये 0 से इनफाइनाइट मतलब पूरा ब्रह्मांड ही कवर कर लिया आपने, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, है ना बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। सो डीपी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1। ओके, बहुत अच्छे। सो ये ध्यान रखना, आप लोग इस पे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, मज़ेदार बात, जो साई की वैल्यू होती है ना, जो बच्चों ये साई की वैल्यू होती है ना, न्यूक्लियस अगर हमारा ये है, तो इससे इधर जाने पर प्लस होगा, तो इधर आने पर माइनस होगा। ये साई की वैल्यू प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इसका मैग्नीट्यूड ये नहीं बताता, साई का मैग्नीट्यूड ये नहीं बताता कि वो प्लस है तो ज़्यादा है और माइनस है तो कम है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ पोजीशन को लोकेट करता है कि प्लस मतलब इस साइड में, माइनस मतलब इस साइड में। ओके, मतलब प्लस माइनस साइन हियर डू नॉट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ साई, इट जस्ट रिप्रेजेंट द पोजीशन, राइट बच्चों। सो अगर हम लोग साई को इंटीग्रेट करें, साई को, है ना, साई डी आर, जो साई है बच्चों, आपको पता होगा कि ये साई किसका फंक्शन होता है? साई फंक्शन होता है आर का, रेडियस का। तो साई को इंटीग्रेट करें डी आर, आर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट ले लो, है ना, मतलब जितनी बार ये प्लस होगा उतनी जगह माइनस होगा, मतलब इधर अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, तो उन सारे प्लस माइनस का सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो साई आर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट कितना है बच्चों? 0। अब अगर हम इसको मॉड साई स्क्वायर कर लेते हैं, मॉड करते ही क्या हो गया? पॉजिटिव, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 1। ये दोनों एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स सी बेटा, देखते हैं हम लोग। मैंने कहा बेटा चलो पहले हम लोग रियलाइज़ करते हैं, मेरे पास आसपास कोई ऐसी चीज़, चलिए मैं वैसे फुटबॉल को सोचता हूँ ना, तो फुटबॉल का जो ब्लैडर होता है ना, थिकनेस, तो उसको आप डी आर मान लो, है ना। तो मान लो जितना उसका रेडियस है बेटा, वहाँ पे साई की वैल्यू साई निकल के आ गई। साई वो कैसे निकल के आई? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर उस थिकनेस को हम लोग चारों तरफ ऐसे समझे, चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं, जो छोटा सा वॉल्यूम बनना है ना, वो ब्लैडर का वॉल्यूम। तो बेटा देखो आप, ये देखो हमारा, हाँ देखो, ये देखो मेरा न्यूक्लियस हुआ, और ये आर दूरी है, और इस आर दूरी को अगर हम लोग, वो ध्यान रखना आप, ऐसे चारों तरफ से एक इस फुटबॉल बना दे ना, और फिर इसको डी आर थिकनेस, ये फुटबॉल का ब्लेडर है बेटा। उतना पतला मैं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन है ये बहुत पतला। कहीं कितना पतला है? कहीं इतना पतला है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत मैथमेटिकली वो इतना पतला, और यही थिकनेस है बच्चे, ये फुटबॉल के ब्लेडर की थिकनेस है। तो अगर यहाँ पे साई की वैल्यू निकल के आई,
अगर यहाँ पे साई की वैल्यू साई है कहाँ पे, रेडियस आर पे, तो कहते हैं ये कितना थिकनेस है, डी आर कितना होता है, टेंस टू 0, बहुत ही कम। तो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी साई की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो जब साई की वैल्यू उतनी रहेगी तो मॉड साई आर का स्क्वायर भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे आर है, ये सबस्क्रिप्ट है, मतलब बता रहा है कि आर पे उतनी वैल्यू आई है। ये हुआ बटो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम कर दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, डी वी हो गया। ठीक बेटा, हाँ, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस, बिल्कुल सही। नाउ सी बच्चों, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साई के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, थोड़ी चर्चाएं और कर लें। साई तो इस चैप्टर का हीरो है ना, श्रोडिंगर वेरिफिकेशन का। ये श्रोडिंगर साहब के दिमाग की देन थी ना साई, कि साई एक ऐसा फंक्शन है बच्चों, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था आपको, एक्स, वाई, जेड और टाइम। देयर आर 4 वेरिएबल्स जिसके ऊपर साई डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या होगी, है ना। अब मैं आगे आपको और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत मजा आएगा अगले एपिसोड में। अभी मैं ऐसे कुछ बातें यहाँ लेके आता हूँ। चलिए, मैं बिना समझाए तो नहीं जाऊँगा आपको, क्योंकि आप लोग हो बहुत अच्छे बच्चे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मतलब मेरी में कमी है, आप में तो बिल्कुल नहीं है। तो आई विल ट्राई होल हार्टली टू मेक यू अंडरस्टैंड, और आपको समझ में आएगा। लोग कहते हैं ना कि ये मैं बचपन में था ना, तो एक टीचर थे, बहुत कठिन पढ़ाए थे। तो लोग कहें इनका दिमाग बहुत तेज है, इतना तेज है कि इनके दिमाग को लोग समझ नहीं पाते क्या समझा रहे हैं। मैं कहता हूँ उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है। आइंस्टीन साहब कहते हैं कि जो जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो जितना काबिल होगा, वो अपनी बात को उतनी आसानी से कह पाएगा। तो अगर आपको मैं समझा पाया तो मुझे खुद आता है, नहीं समझा पाया तो मुझे नहीं आता। लेट्स ट्राई। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये साई जो है बच्चों एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब, अब मैं इसकी विशेषताओं को बता रहा हूँ, साई की विशेषताओं को बता रहा हूँ बिना डेराइव किए, क्योंकि ये सब हमारे पार्ट में बच्चों नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, मतलब बैचलर डिग्री में भी नहीं है, वो मास्टर से पढ़ने मिलेगा आपको। आईआईटी में, बीटेक में थोड़ा बहुत डिस्कशन है। तो कॉन्टिन्यूअस बच्चों ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना, मतलब ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, नाउ ये फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब फाइनाइट मतलब निश्चित वैल्यू होगी। इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित वैल्यू निकल के आएगी, निश्चित एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। सिंगल वैल्यूड होगा, मतलब एक जगह पर एक ही वैल्यू होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर के लिए यहाँ 2 वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, आपको इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ एक बार समझ लेना है और ध्यान रखना है कि मान लो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साई की 2 वैल्यू नहीं होगी, एक वैल्यू होगी। तो साई इज कॉन्टिन्यूअस, साई इज फाइनाइट, साई इज सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू होगा। साई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और ये आपको याद है बच्चों, अब देखो बहुत गौर से देखना, अभी मैंने जिसको 1 बोला था ये वही 1 है, लेकिन यहाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चला गया है। मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। अगर मॉड साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड लिखता हूँ और इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ध्यान समझो। जैसे मैं कहूँ कि मुझसे आप कितनी दूर हो, मैं कहूँ मुझसे आप 1 मीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, तो 200 किलोमीटर मतलब किसी भी डायरेक्शन में, 200 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस, है ना, किसी भी डायरेक्शन में। बट मैं कहूँ कि आप मुझसे पूर्व दिशा में 200 किलोमीटर हो, तो पश्चिम बताने के लिए मुझे -200 किलोमीटर बोलना पड़ेगा। यस नो? तो बच्चों जब हम लोग एक्स वाई जेड की बात करते हैं तो हम माइनस बोलते हैं, मतलब पीछे वाले को कवर करते हैं। लेकिन जब हम रेडियल डिस्टेंस की बात करते हैं, कहते हैं मुझसे 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर चाहे इधर और चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर। तो जब मैं रेडियस में बात किया था बच्चों इसको लेके, मैंने क्या बोला था, मॉड साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रेडियस था मैंने 0 से इन्फिनाइट रखा था। ये क्या हो गया था बच्चों, प्रोबेबिलिटी का सम, टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये वैल्यू कितनी आई थी, 1। अब सोचो, मुझे बहुत 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 गौर से बच्चों, कम ऑन, ग्रेट, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आपको ना, बहुत एक्साइटिंग है ये। नो, लेट्स सी, अगर बहुत छोटा सा वॉल्यूम काटूँ मैं, ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम, बहुत छोटा सा, ये dx है और ये dy है। अभी तो वॉल्यूम नहीं हुआ, अभी क्या हुआ, एरिया हुआ। अभी ये एरिया हुआ, इसको वॉल्यूम बनाया हमने। देखो ये छोटा सा लिया, ये देखो, ओहो, हैं,
वो छोटा सा वॉल्यूम लेना हमको, राइट बच्चों। हाँ ये ऐसे इनको मिला दिया मैंने, देखो आपने बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। ये जो हाइट है ना बच्चों, देखो ये dx है, ये dy है, और ये जो निकला हुआ है ना ये दिस वन इसको dz मान लो। इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH इज द वॉल्यूम, है ना बच्चों। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ ये हो गया dx इंटू dy इंटू dz, ये क्या हुआ dv। d मतलब इस छोटे से का वॉल्यूम, समझ में आया आपको, है ना। वाह ग्रेट, आप लोग समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे बेटा। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इस छोटे से का वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, छोटे से का वॉल्यूम, इस छोटे से का वॉल्यूम। इस छोटा मतलब क्यों लिया गया है, क्योंकि इस छोटे से में मॉड साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो इतना छोटा वॉल्यूम है, जैसे हमने स्फेरिकल शेल का लिया था वैसे इतना छोटा वॉल्यूम है, तो उसमें मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। वाह ग्रेट। तो बच्चों ये देखो dv हो गया, dv ये वैसे ही dv है जैसे कि ये dv है, बस दोनों को लेने का तरीका अलग है। यहाँ रेडियस में लिया गया है, यहाँ उस छोटे से को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया गया। लेकिन चूंकि अब एक्स वाई जेड कर रहे हैं तो यहाँ हमको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्स प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब इधर नहीं। तो सिमिलरली बट आर में प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, रेडियल डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। आप लोग एक काम जरूर करिएगा ना, अभी आप लोग समझ में आ रहा है, ये जान के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक काम जरूर करिएगा, अपने घर में किसी को जरूर समझाइएगा, अपने आस पड़ोस में, देखो मैंने क्या सीखा है आज। और कोई ना मिले ना दीवार को सिखाइएगा, शर्माइएगा नहीं, रूम बंद करके देखो, ये देखो इतना वॉल्यूम ये हो, जब बोलेंगे ना तो आपके अंदर कोई बात अगर रह गई होगी, बच गई हो तो निकल के बाहर आएगा। ये सीखने की बहुत अच्छी कला है, स्टाइल है, जो सभी ग्रेट लोग फॉलो करते हैं। आपको भी ग्रेट बनना है ना, फॉलो करिए। तो ऐसे करिएगा कि ऐसे वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। चलिए कम ऑन, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि फिर से बोलता हूँ, साई कंटिन्यूअस है, साई फाइनाइट है, साई सिंगल वैल्यू है, साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों 1। नेक्स्ट ओके चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 से इनफाइनाइट करेंगे, साई आर डी आर, आर नीचे बच्चों ना, आर सब्सक्रिप्ट मतलब ऐसा है, साई आर डी आर, वैल्यू कितनी आएगी 0। मैंने समझाया आपको डिटेल में अभी। साई जो है 4 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इट्स अ 4 डायमेंशनल। ये सारी बातें करना है आपको, कॉपी में लिख लेना है, एक्स वाई जेड और टाइम। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फिर से, है ना, कि किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए बच्चों ध्यान समझना, हम लोग किसी चीज़ को लोकेट करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बच्चों मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इधर मैंने लिया x डायरेक्शन, इधर लिया y डायरेक्शन, और ऊपर हो गया z डायरेक्शन। क्या हो गया z, जिसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे z है। अब इसमें मैं किसी की पोजीशन को लोकेट करता हूँ, किसी की पोजीशन को, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब यहाँ ऊपर है, ऐसे यहाँ पर है, ओके, लोकेट करता हूँ, तो उसको, उसकी पोजीशन को, उसकी साई को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड, एक पर्टिकुलर टाइम पर लोकेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ हम लोग टाइम को अध्ययन नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अध्ययन करेंगे। हमारे कोर्स में टाइम इंडिपेंडेंट वाला है, टाइम डिपेंडेंट का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, याद होगा आपको, सिर्फ आपको मज़े लेने के लिए, सिर्फ आपको अच्छा ऐसा भी होता है जानने के लिए, बाद में आप जब बड़े होंगे सीखेंगे, उसका हमारे क्लास में यूज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये साई की वैल्यू है, इसी वैल्यू को, इसी पोजीशन को हम लोग दूसरी भाषा में भी दिखा सकते हैं, दूसरे, और उसको हम लोग बोलते हैं, जो दिखाने का तरीका है उस तरीके को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको एक छोटी सी बताऊं कि हम ये कोऑर्डिनेट्स क्यों यूज करते हैं। हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी की पोजीशन को सही तरीके से लोकेट कर सकें, कि भाई एक्स एक्सिस से इतना दूर है, वाई से इतना और जेड पे इतना, राइट। बट इसी को समझाने का हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट। इसे हम कहते हैं कि मुझसे कोई चीज़ कहाँ पर है बताना मुझसे, तो मुझसे वो 2 मीटर दूर है और इतने एंगल पे इधर से और इतने एंगल पे इधर से है,
मतलब हम दो एंगल का यूज करते हैं। इसको डिटेल में आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, हो सकता है वीडियो भी लेके आऊँ, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो पोलर कोऑर्डिनेट बच्चों को क्या होता है कि जब किसी पोजीशन को साई को हम लोग एक तो रेडियस की भाषा में बताते हैं, दूसरा हम थीटा यूज करते हैं एंगल, और तीसरा हम फाई, 3 यूज करते हैं, आर थीटा फाई। जैसे यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर आर मुझसे इतना दूर, जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये लाइन लिया, ठीक है, ये लाइन मार्कर, मेरे को देखो मुझसे जो है ये यहाँ कोई पॉइंट है, ये चीज़, ओके, रिमोट, ये मुझसे इतना दूर पे है, 2 मीटर दूर, आर बता दिया। फिर क्या देखो इससे जो है ना, ये जो सरफेस है इससे इतना एंगल पे ऊपर है, ये 30 एंगल पे ऊपर है, ओके। दूसरा मैंने क्या दिया, इससे जो है ना, इससे 42 डिग्री पर है, मतलब इससे 42 डिग्री पे है, नीचे से 40 डिग्री पर है, और यहाँ से 2 मीटर दूर है। तो यहाँ पे हम लोग आर थीटा फाई, कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको, आर थीटा फाई, है ना बच्चों। तो मैं क्या बताया कि किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम 2 कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स वाई और जेड का यूज करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग आर थीटा फाई यूज करते हैं। बात मेरी समझ गए आप लोग, आर थीटा फाई यूज करते हैं, आर थीटा और फाई यूज करते हैं, इट्स ए पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। ये एंगल्स हैं और ये रेडियस है, ठीक है, इसको थीटा बोलेंगे, इसको फाई बोलते हैं, ठीक। मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। मैं क्या करूंगा आपको कि एक ही चीज़ को अगली क्लास में मैं पहले इसमें एक्सप्लेन करूंगा, किसमें, एक्स वाई जेड में, और फिर उसी को तोड़ के ले आऊँगा, एकदम साफ साफ आपको दिखा दूंगा कि देखो ये है कि ये एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में क्या मतलब निकल के आता है, ये मैं आपको अगली क्लास में लेके आऊँगा, ठीक बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अरे यार टाइम ही कम पड़ जा रहा है समझाने में, ये नहीं बच्चों, आप लोग भी इतना मज़े ले रहे हो समझने में। तो मैं क्या बताया कि जो साई है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड टी भी एक वेरिएबल है जिसको हम लोग यहाँ कम यूज करते हैं, या आर थीटा फाई टी में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैंने कहा ना, साई में इलेक्ट्रॉन की सारी कैरेक्टरिस्टिक छुपी हुई है, लेकिन साई से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निकालते हैं हम लोग, राइट। तो साई कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, डज नॉट गिव एनी फिजिकल मीनिंग, बट डायरेक्ट कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देता है। साई डायरेक्ट कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देता है। आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों, बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। एक और मैं बताऊं क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है, देखना मज़ा आने वाला है, तैयार हो जाओ। कहें साई क्या है भाई, क्या है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है बच्चों, हाँ, तो यहाँ से यहाँ जो होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो साई जो है बच्चों ना, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। साई रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, साई एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, साई एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव को एक्सप्लेन करता है, ठीक है बच्चों। दिस वन इज 0, दिस वन इज एक्स वाई जेड टी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस वन इज पोलर कोऑर्डिनेट। All information about the electron does not give, psi directly does not give any physical meaning. Psi is the amplitude of the electron. Now बच्चों, अब मैं psi के कुछ वीडियोज दिखाता हूँ। चलिए, रेडी हैं आप लोग मज़ा लेने के लिए? चलिए, कम ऑन, लेट्स सी द वीडियो। ये देखो, n इज इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर लेवल है, n इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 3, मतलब psi जो है बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। देखो आप बड़े ध्यान से सीखो। फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान सीखना, मैं पहले बता देता हूँ फिर इसको दिखाता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, पहले ध्यान समझ लो फिर समझ में आएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन साई कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। इनमें से एक भी बात मैं एनसीईआरटी से बाहर की नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, एनसीईआरटी में कम समझाया है, मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंस एंड दैट शुड बी,
हाँ बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए साई की कई वैल्यू हो सकती है। जैसे बहुत अमीर जो लोग होते हैं, वो एक ही आदमी कई घर होता है, उनका घर कई शहरों में है या कई देशों में है ना बच्चों। तो कई घर होने का मतलब, घर से क्यों तुलना कर रहा हूँ, घर में आदमी के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है। तो साई क्या है बच्चों, साई जो है ऑर्बिटल ही तो होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है? नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है? नहीं। तो फिर ऑर्बिटल वो वॉल्यूम होता है, जैसे आपका घर, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, ये हुई बात मेरी, साई कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल वैल्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, क्वांटाइज्ड होते हैं। वाओ, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की मतलब समझ में आया। और मैंने आपसे कहा था, एक पर्टिकुलर साई के लिए पर्टिकुलर एनर्जी होती है। मतलब जैसे साई की वैल्यू साई 1 आया तो उसकी एनर्जी E1, साई की वैल्यू साई 2 आया तो उसकी एनर्जी E2, साई की वैल्यू साई 3 आया तो उसकी एनर्जी E3 एंड सो ऑन। समझ में आया बच्चों? नोट करते रहिएगा, बाद में आपको, मुझे नहीं पता पूरी ज़िंदगी में ऐसे कोई बताने वाला आया कि नहीं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसको लिए, आपको समझाने के लिए, और मैंने खूब पढ़ा है इसको, मतलब 15-20 सालों से पढ़ रहा हूँ इसको। सो आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस वन। हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी इंटरेस्ट आ जाए और आप किताबें खरीद के पढ़ना शुरू करें। मैंने कहा था ना अभी, सुशांत सिंह राजपूत के घर से किताब निकली, श्रोडिंगर कैट थ्योरी की किताब है, और उसने दिखाया था एक इंटरव्यू में कि मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। सो यू नो वो बताना चाह रहा था कितना इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए साई की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, और साई की हर वैल्यू के अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ले लेता है, एक पर एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, कोई भी नहीं ले लेगा। इनके बीच में कोई नहीं लेगा, वो है ना बच्चों। वो या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, इसके बीच में कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बीच में कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। वो या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड पार्टिकल बिहेवियर, डिस्क्रीट बिहेवियर। अभी हम वेव की बात कर रहे थे, हम डिस्क्रीट की बात आ गए। जानते हैं बच्चों, वैज्ञानिकों ने इस बात को माना। मैं थोड़ी एक और मजेदार कहानी सुना दूँ आपको। नील बोर साहब और आइंस्टीन साहब में एक बार झगड़ा हो गया। वो झगड़ा पूरी रात चला, और उन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस झगड़े के ऊपर किताब लिखा। नील बोर साहब आइंस्टीन साहब को प्रोबेबिलिटी सिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि दुनिया में सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है, और आइंस्टीन साहब बहुत उलझ गए। वो उनसे बोलते हैं कि मैं ये नहीं मान, उनका कि हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। तो आइंस्टीन साहब कहते हैं मैं नहीं मानता कि मुझे ईश्वर ने सिक्का उछाल के तब पैदा किया है कि मैं या तो ऐसा करूँगा या तो ऐसा करूँगा। कहते हैं मुझे ईश्वर ने एक डेफिनेट काम के लिए भेजा है। ही बिलीव्ड इन सॉफ्टवेयर, लाइक गॉड ने सॉफ्टवेयर बना के भेजा है, और इसके ऊपर किताब लिखी हुई है। आप बड़े होकर सब पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? नील बोर साहब की और आइंस्टीन साहब की, जो कि पिछले 100 साल के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, या हमेशा के लिए शायद आइंस्टीन साहब को। बाय द वे बातें ये हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी की बातें हैं। यहाँ मैं क्या इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ आपको कि जो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस वेव फंक्शन को सॉल्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही हैं। मतलब पार्टिकल बिहेवियर, मतलब डिस्क्रीट बिहेवियर। फिर सुनो मैं क्या बोला, ये सब लाइन नोट कर लेना है, अंग्रेजी हिंदी किसी भाषा में, कि अगर वेव फंक्शन को सॉल्व किया जाए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू, एनसीईआरटी में इसको अलग से ब्लू डब्बा बना के लिखा हुआ है बहुत, बट 2 लाइन सिर्फ लिखा है, ज़्यादा लिखने का जगह उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा वो, अलाउड नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को सॉल्व किया गया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया गया है, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड निकल के आई हैं। मतलब एनर्जी ऐसे हैं, दिस क्वांटाइज्ड energy level of the electron prove its a wave behavior. wow, great, you know। और इस क्वांटा, आपको जानते हैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग क्या पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैसे प्रूव हुई, क्वांटाइज या कॉन्टिन्यूअस या समथिंग समथिंग। यू विल डेफिनेटली नाउ से, मुझे भरोसा आप सभी लोग जरूर उत्तर दोगे कि क्वांटाइज।
आपको भले नहीं पता है कि वेव से कैसे प्रूफ हुआ, मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन आप ये जरूर बोलो क्वांटाइज, क्योंकि हमने इतना सीख लिया। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, ये यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। इट्स 1 2 3 4। तो डेफिनेटली उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ एनर्जी कम होगी। तो जो कम एनर्जी वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन और कहीं पर संभावना हो सकती है क्या? हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। तो इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों अलाउड एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? अलाउड एनर्जी लेवल्स। अलाउड एनर्जी लेवल्स। अलाउड का मतलब क्या हुआ कि श्रोडिंगर, या इनको बोलते हैं हम लोग अलाउड सॉल्यूशंस, अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके सब सॉल्यूशन निकल के आए, है ना। सिर्फ यही सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल हैं। यू कैन से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अलाउड वर्ड मैंने जो यूज किया वो एनसीईआरटी का था, इसको क्वांटम में बोलते हैं एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। यही सिर्फ सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होंगे जो क्वांटम एनर्जी को लेके आते हैं, जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के कुछ ही एनर्जी लेवल हैं। तो बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया गया, साई की वैल्यू निकल के आई। हर साई के लिए एनर्जी कुछ वैल्यू होती है बच्चों। दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड एंड दिस क्वांटाइज्ड बिहेवियर are derived from the wave behavior of the electron. Quantized means particle behavior. Now let's see this video. आप इस वीडियो को देखो कि जो है ना एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड है। लेट्स सी। उठ जाओ यार। ओहो, मुझे इसको डिलीट ही मारना पड़ेगा बच्चों। देखो आप लोग, नाउ सी। देखो ये देखो एनर्जी लेवल, ये साई की वैल्यू है 1, साई 1, साई 2, साई 3 आपको दिख रहा होगा। ये देखो नीचे वाला ग्राउंड स्टेट एनर्जी कम है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ज़्यादा है। सब एक्साइटेड स्टेट है, देखो यहाँ से लेके एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है। तो यार यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। दीज आर क्वांटाइज। साई 1, साई 2, आर यू गेटिंग मी बच्चों? तो साई के डिफरेंट वैल्यू है। साई 1, दिस इज साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 5, साई 4 फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए सब वैल्यूज हैं। यू कैन सी दिस वेव मोशन 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट जाएगा बच्चों। और ये कहाँ से आया है? श्रोडिंगर वेव। दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच साई इज इक्वल टू ई साई, है ना बच्चों? समझ आया आप लोगों को? फिक्स नहीं है। जो भी वैल्यू होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब डिस्क्रीट होगा, मतलब पैकेट में होगा। वो पैकेट का अमाउंट फिक्स नहीं है, इट्स वेरिएबल, बट जो भी होगा वो पैकेट में होगा, लगातार नहीं होगा। राइट? समझ गए आप मेरी बात को? ओके, चलिए मैं कुछ ज़्यादा ही समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छा समझ जा रहे हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट बच्चों दिखाता हूँ कि जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको मैं ये बात, वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जो साई है ना, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन मॉड साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग है ना। साई की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकती है। मैंने बताया था मॉड साई स्क्वायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूँ कितना गुलाब जामुन खाए हो, तो -2, हम कहे भैया खाए हो कि पैदा किए हो, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। वैसे ही मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर वी हैव टेकन मॉड साई स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने इसके पहले भी इसको खूब डिस्कस किया है। लेट्स सी बच्चों, चलो कमान, देखो ये देखो ये साई की वैल्यू है, देखो साई स्क्वायर, देखो ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो से नीचे, वो देखो हमेशा पॉजिटिव है। देखो इसको स्क्वायर करो तो ऊपर आएगा। साई डज नॉट कैरी एनी फिजिकल, देखो ये देखो इसको नेगेटिव स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा, इसको पैरेलल दिखा दे रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? लेट्स सी अगेन, ये साई की वैल्यू मॉड साई स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, फिजिकली नो मीनिंग, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये नेगेटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसी से वो डराइव हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
मज़ा आया बच्चों? ये नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लेक्चर्स मैं आजकल ले रहा हूँ ना, ये मेरे लिए तो अच्छे हैं ही, आपके ज़िंदगी भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्चुनेटली ये लाइव क्लास चलने लगा और मुझे ये सब दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं दिखा पा रहा हूँ। आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा लेक्चर कि गजब था यार वो तो। हो सकता है कई बच्चे इसी की वजह से उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और इसी की वजह से बहुत बड़ा भारत को वैज्ञानिक मिल जाए। यस, ये सब संभव होने वाला है। हमको पता नहीं होता जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। इसलिए मैं सारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि अपने पूरे सही इंटेंसिटी से और सही नीयत से बच्चों की कोशिश करते रहिए। उन्हें पता नहीं कौन बच्चा अब्दुल कलाम बन जाए, पता नहीं कौन सुंदर पिचाई बन जाए, पता नहीं कौन क्या बन जाए, नहीं तो मौका देना हमारा काम है। आप इसको बड़े इंटरेस्टिंग देखो, फिर देखो ये साई की वैल्यूज़ हैं और देखो ये मॉड साई स्क्वायर है। देखो इसके ऊपर 0 होगा जी, है ना? ठीक है, चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-2 सवाल ट्राई कर लेते हैं हम लोग। बच्चों कम ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द वेव फंक्शन? वे आप लोग फटाफट उत्तर करना, सबके उत्तर आने चाहिए। इसी से प्रूव हुआ कि आप लोग समझे हो या नहीं। डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो मज़ा आ गया यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इट कंप्राइजेज टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। पूछा क्या है, क्या गलत है? इसकी वैल्यू 0 होती है। बच्चा जानता है भाई। इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही बात है। ये टोटल एनर्जी को लेके है बच्चों। चलिए मैं इसको प्रूफ करूंगा। ये टोटल एनर्जी को लेकर के है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन नाउ। इट इज मल्टी वैल्यूड, ये गलत है। इट इज सिंगल वैल्यूड, सो ये गलत है। पूछा कौन सा गलत है, तो आंसर विल बी डी। जिन लोगों ने ए भी टिक मारा है तो दुखित ना हो, बुरा जरूर लगना चाहिए। दुखित होना बुरा लगने में अंतर है। दुखित नहीं होना है। बुरा लगना यार ये गलत कैसे हो गया, शिट। तो मतलब ध्यान रखना है कि इसमें टोटल एनर्जी, तो उनको याद हो गया कि अच्छा साई टोटल एनर्जी को लेके बना हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी बच्चों, मैं आपको अब डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग इसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो रेडी हो आप लोग? मैं डेराइव कर दूँ श्रोडिंगर। आई एम नॉट डेराइविंग इट, बट यू नो वी आर जस्ट अप्रोचिंग फॉर अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, वी आर जस्ट अप्रोचिंग फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ लेट्स सी बच्चों, अगर कोई ध्यान समझो, चलो कम ऑन रेडी हो जाओ सभी लोग भाई। टाइम बहुत कम है, इसको कंप्लीट किया जाए आज। ये मान लो कोई 2 फिक्स पॉइंट्स बच्चों जिनसे हम लोग किसी रस्सी को बांध दें, तो रस्सी ऐसे से वेव मोशन करती है ना? वेव मोशन किया जाए रस्सी बांध के, कुछ बांध करके, ये वेव मोशन। ये जो है बच्चों हमारा मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन। ठीक है, तो नाउ तो इसका अगर ये एम्पलीट्यूड बच्चों fx है, कितना है fx, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग वेव। वेव मूव नहीं कर रही है, इसकी वजह फिक्स है। तो फॉर स्टैंडिंग वेव, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं पहले आपको बता दूं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उसका यूज करके हम किसी बॉडी की सारी फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को निकालते हैं। वैसे यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने डेवलप करने जा रहे हैं। दूसरी बात, तो जो भी चीज़ वहाँ से हम एनालॉगस ले सकते हैं। तो बच्चों अगर कोई क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करते हैं, कोई स्टैंडिंग वेव है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है और उसका एम्पलीट्यूड अगर fx है, कितना बच्चों? fx, तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव हैविंग वेवलेंथ लेमडा। डू यू नो वेवलेंथ बच्चों? दिस इज, ये वेवलेंथ हुआ, ये लेमडा, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? ये क्या हुआ हमारा बच्चों? यहाँ से लेके सेम पोजीशन, वेवलेंथ हुआ। तो इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, इस, है ना? इक्वेशन ये 2 जगह नहीं है, यहाँ माइनस हो गया। इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव हैविंग वेवलेंथ लेमडा एंड एम्पलीट्यूड fx। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल डेराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स का बच्चों, यहाँ से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेराइव करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी, ये क्या लिखा मैंने? देखो मैं फिर अपने से लिखता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर काम कर पाऊँ। क्या बच्चों? d2 साई
dx2 इज इक्वल टू -4π² साई। ये क्या है बच्चों, जैसे इसके पीछे वाला इक्वेशन था ये d2fx/dx2 -4π²λ²fx, ये fx क्या है, एम्पलीट्यूड है। जैसे ये एम्पलीट्यूड है वैसे साई भी एम्पलीट्यूड होता है वेव फंक्शन का, साई भी एम्पलीट्यूड होता है वेव फंक्शन का। ओके, नाउ सी, तो हम लोग fx की जगह क्या रख दिए बच्चों, साई। आप लोग नोट कर लेना ये सब बातें, d2fx/dx2 ये सारा आपको कोर्स में है, तो हमने fx से क्या यूज कर दिया, साई यूज कर दिया। ठीक है बच्चों, d2/dx2 साई ऐसे कर दिया। ठीक, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो इसमें जल्दी ख़त्म करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो मैं इसको अगली क्लास में डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगा। एक छोटा सवाल है, क्विज है, आप लोग इसको कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइजेज एक्स रेज, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो पहले हमने पढ़ा हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइजेज एक्स रे, इनमें से कौन सा एक्स रे को कैरेक्टराइज नहीं करता है। एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो रेडिएशन आयनाइज करता है, हाँ बहुत एनर्जी है, आयनाइज करने के लिए सिर्फ एनर्जी चाहिए, एक्सरे में बहुत एनर्जी होती है। जिंक सल्फाइड को यस ये फ्लोरेसेंट चमकाया था बच्चों, ग्रीन चमकाता है। मैं ग्रीन से लिख दूं क्या इसको, ये याद रखना आप, मैंने पढ़ाया आपको, ये ग्रीन चमकाता है। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये तो न्यूट्रल होता है। वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रा वायलेट, बिल्कुल गामा से कम होता है और अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या हो बच्चों, इसका कम होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो हम कहेंगे इसका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ गामा से कम होगा और अल्ट्रा वायलेट से नहीं यार क्या कर दिया मैंने, चलो ध्यान सुनो। हाँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी वो गामा से कम होगी, गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ हमको वेवलेंथ की बात करनी है तो मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ। तो वेवलेंथ की वैल्यू गामा से ज़्यादा होगी लेकिन अल्ट्रा वायलेट से कम होगी, ये बात बिल्कुल सही है। सो आंसर इज कौन सा होगा बच्चों, जो गलत है, गलत कौन सा है, सी। ओके, तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ख़राब लगा हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो ये भी ज़रूर लिखिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको अगली क्लास में वो चीज़ ऐड कर सकूँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो भी लिखिएगा, वो मुझे आप मोटिवेट करेगा, मुझे खुश करेगा, मुझे प्रोत्साहित करेगा अच्छा करने के लिए। और घर पे पढ़ाई ज़रूर करिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन NCERT से भी रीडिंग मारिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू बच्चों। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।